प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं KR मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म। आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसकी शक्तियां, क्षेत्राधिकार आदि के बारे में चर्चा की। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थ, प्रकृति, उसकी विशेषताएं और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाएं, इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी में नेक्स्ट न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, न्यायिक सक्रियतावाद न्याय की परंपरागत धारणा। भारत की न्याय व्यवस्था न्याय की परंपरागत धारणा पर आधारित रही है। इस धारणा के अनुसार न्यायालयों का कार्य है उनके सामने जो विवाद प्रस्तुत हो, उन विवादों का विद्यमान कानूनों के अनुसार निपटारा करना। इस संबंध में कुछ मान्यताएं हैं, जैसे फर्स्ट, पीड़ित पक्ष स्वयं न्यायालय के सम्मुख जाकर न्याय की याचना करे। दूसरी मान्यता है न्यायालय के द्वारा स्वयं को कानून की वैधानिक व्याख्या तथा संपूर्ण विवाद के प्रसंग में वैधानिक दायरे तथा दृष्टिकोण तक सीमित रखा जाना चाहिए। ये धारणा इस विचार पर आधारित है कि सामाजिक आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस का दायित्व जनप्रतिनिधियों की संसद का है और आर्थिक सामाजिक न्याय सामान्यतया न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। देखिए, न्यायिक सक्रियतावाद का उदय और विकास। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई है तथा संविधानवादी शासन में विश्वास करता है। संविधानवादी शासन की मूल्य मान्यता यह है कि शासन को मर्यादित शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए। संविधानवादी शासन की इस धारणा के अनुरूप ही भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान का उल्लंघन करता है। तो इस तरीके से व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश अगर संवैधानिक भावना के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ऐसे कानून को रद्द कर सकती है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका के मनमाने कानून निर्माण पर रोक लगाने का एक ऐसा साधन है। तो न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका को कर्तव्य पालन की दिशा में प्रवृत्त करने या मनमाना आचरण करने से रोकने का साधन है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू तो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर देता है और जुडिशियल एक्टिविज्म कार्यपालिका को उसके कर्तव्य पालन की दिशा में प्रवृत्त करने और कार्यपालिका जो मनमाना आचरण करती है उसको रोकने का साधन जुडिशियल एक्टिविज्म है। संविधान लागू किए जाने के बाद लगभग 3 दशक तक
न्याय की परंपरागत धारणा को स्वीकार किया जाता रहा, लेकिन गतिशीलता राजव्यवस्था का प्राण है। राजव्यवस्था का प्रत्येक तत्व, प्रत्येक अंग और प्रत्येक संस्था स्वयं में गतिशीलता लिए हुए होती है। अतः इस तरीके से भारत की संवैधानिक रचना को जब अपनाया गया था, तभी इन सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए कानून प्रक्रिया को लागू किया था। न्यायिक सक्रियता की धारणा का उदय और विकास। देखिए, न्यायिक सक्रियता की धारणा के उदय में इन विशेष परिस्थितियों का योग रहा है, स्थितियों का योग रहा है। सबसे पहला अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए जनहित अभियोग। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे जनहित अभियोगों की शुरुआत की थी जिनमें पीड़ित पक्ष को कमजोर स्थिति को दृष्टि में रखते हुए पीड़ित पक्ष अर्थात एक व्यक्ति या वर्ग की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की और न्यायालय ने उसे विचार के लिए स्वीकार किया, उसको जनहित अभियोग की स्थिति थी। जन अभियोग की स्थिति उसको प्रदान की गई थी। दूसरे न्यायिक सक्रियता के विकास में सहायक तत्व माना जाता है राजनीतिक दलों और दलीय नेताओं के आचरण में गिरावट। देखिए, विगत 4 दशकों से ये बात अनुभव की जा रही थी कि राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के नेता जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में स्थान पाते हैं, बहुत ऊंचे स्वर और नारेबाजी के रूप में इकोनॉमिक सोशल जस्टिस के प्रति लगाव की बातें निरंतर कह रहे थे, लेकिन व्यवहार में उन्होंने सामान्य जन और उनके हितों के प्रति घोर उदासीनता स्थिति को अपना लिया था। ये स्थिति न्यायाधीशों सहित समाज के सभी संवेदनशील तत्वों को उद्गिन कर रही थी। अतः ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों ने सोचा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को जनहितों के प्रति सचेत किया जाना चाहिए। तो राजनीतिक दलों और दलीय नेताओं के आचरण में जब गिरावट आई, तो बुद्धिजीवी वर्ग और न्यायाधीशों ने और समाज के सभी संवेदनशील तत्वों ने इसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को सावचित करने की बात कही है। तीसरी एक इसके विकास में सहायक तत्व रहा है विधायी संस्थाओं में व्याप्त घोर अव्यवस्था और कार्यपालिका की अक्षमता। देखिए, इस सदी के 7वें दशक से ही विधायी संस्थाएं घोर अव्यवस्था और घोर शोर शराबे का प्रतीक बनती जा रही थी। राजनीतिक उठापटक की स्थितियां थी। सत्तारूढ़ वर्ग की रुचि केवल इस बात पर थी कि एन केन प्रकरण स्वयं को सत्ता में बनाए रखा जाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष निरंतर टकराव और कुछ परिस्थितियों में खुले और भद्दे टकराव की स्थिति में थे। इसलिए न्यायाधीश लाहौटी ने कहा था कि जब सरकार के दो अन्य अंग की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपना कार्य नहीं करते, तब न्यायपालिका को सक्रिय होना ही होता है। कहावत भी है, शक्ति उन्हें प्राप्त होती है जो उसका प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद अगली जो मान्यता है न्यायिक सक्रियता के उदय और विकास की, सर्वोच्च न्यायालय की अपने दायित्व से बचने की प्रवृत्ति। इस सदी के अंतिम दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने यह दायित्व से बचने की चेष्टा करते हुए न्यायपालिका को कुछ ऐसे काम सौंपने की चेष्टा की जो अपनी प्रकृति में राजनीतिक थे। कार्यपालिका जब मंडल विवाद को हल नहीं कर पाई, तब उसने सर्वोच्च न्यायालय की ओर देखा। अयोध्या में विवादास्पद ढांचा ढहा दिया गया, तब ऐतिहासिक प्रश्न की आड़ में
ये विवाद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के लिए भेज दिया गया। चाहे आरक्षण का प्रश्न हो, नदी जल विवाद हो, हर किसी विवाद को हल करने के लिए न्यायपालिका की ओर देखा जाने लगा। और एक अगली जो इसके विकास का कारण रही है, मान्यता रही है, ये राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार। इस अंतिम दशक में ही कार्यपालिका का कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं बचा जिस पर भ्रष्ट आचरण के आरोप न लगे हों। ये सभी आरोप करोड़ों अरबों रुपयों की धनराशि के संबंध में थे। दूसरी ओर महामारियों की रोकथाम का प्रश्न हो या पर्यावरण की रक्षा अथवा कानून और व्यवस्था का प्रश्न, कार्यपालिका सभी मामलों में घोर अकर्मण्यता का परिचय दे रही थी। ऐसी स्थिति में न्यायालयों ने, स्पेशली सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने जरूरी समझा कि कार्यपालिका को कर्तव्य पालन के निर्देश दिए जाएं। और 20वीं सदी के अंतिम दशक और 21वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में तो न्यायिक सक्रियतावाद भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व बन गया है। देखिए मेरे विद्यार्थियों, हमने न्यायिक सक्रियता के विकास में सहायक प्रेरक तत्व हैं, इनका अध्ययन किया। उसके बाद न्यायिक सक्रियता का आशय, न्यायिक सक्रियता का आशय क्या होता है? देखिए, न्यायिक सक्रियतावाद का आशय है कि संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना न्यायिक सक्रियतावाद कहलाता है। देखिए, इसके अंतर्गत इस बात के ऊपर बल दिया गया कि जन सामान्य के हित की दृष्टि से आवश्यक होने पर शासन को निर्देश देना और शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना न्यायपालिका का दायित्व है। इस आधार पर एक न्यायाधीश है, भगवती प्रसाद PN भगवती ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने विगत 8 वर्षों से देश में विद्यमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यवस्था में सक्रिय दृष्टिकोण को अपना लिया है। देखिए, अब हम आगे चलते हैं। न्यायिक सक्रियता के विविध रूप और इसकी मान्यताएं। इसके विविध रूप क्या है और इसकी मान्यताएं क्या क्या है? देखिए, न्यायिक सक्रियता एक विविध रूप स्थिति है। इसके कुछ पक्ष और मान्यताएं हैं जो निम्न बिंदुओं के आधार पर हम उनके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। जनहितकारी अभियोगों को मान्यता। देखिए, परंपरागत धारणा ये रही है कि न्यायालय से न्याय पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। किंतु न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने आंगल विधि के उपयुक्त नियम को परिवर्तित करते हुए ये व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे समूह या वर्ग की ओर मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है, स्पष्ट कहा है कि गरीब, अपंग और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। जैसे न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने कहा है कि वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यकारी और लोक हित में कार्यकारी ने ले लिया है। ऐसे मामलों में
शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने की थी। भारत में भी इसकी शुरुआत भागलपुर बिहार जेल में विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों से शुरू हुई थी और इनके विषय में पुलिस आयोग के सदस्य KF रुस्तम जी ने एक लेख लिखा तथा एडवोकेट श्रीमती हिंगोरानी ने धारा 32 के अंतर्गत उनके मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया। देखिए, जनहित अभियोग न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख पक्ष है। जनहित अभियोग की शुरुआत भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों के मामले से हुई और विगत 2 दशकों से जनहित अभियोगों की स्थिति चली आ रही है। जैसे आगरा प्रोटेक्शन होम केस, मुंबई की पटरी वासियों का मामला, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, पुलिस ड्राइवरों का केस, उत्तर प्रदेश के चमारों का मुकदमा, तिलोनिया अजमेर जिला के श्रमिकों का केस, रुदल शाह बनाम बिहार राज्य और एशियाड श्रमिक केस आदि जनहित अभियोग थे ये। और इन मामलों में जनहित अभियोगों में न्यायालय स्वयं अपनी पहल कर सक्रिय नहीं हुए, वरन सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने न्यायालय को सक्रिय किया है। दूसरा बिंदु है न्यायिक सक्रियता का कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय पर बल। देखिए, संविधान लागू किए जाने के बाद लगभग 3 दशक तक ये समझा जाता था कि न्यायालयों का कार्य कानूनी न्याय प्रदान करना है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत संविधान की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए इस विचार को अपनाया गया कि देश के दीन और दलित लोगों के प्रति न्यायालयों का विशेष दायित्व है। अतः न्यायालयों को कानूनी न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश के चमारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं उनकी आर्थिक सामाजिक दशाओं को जांचने के लिए एक आयोग का गठन किया और राज्य सरकार को उस आयोग का व्यवहार उठाने का आदेश दिया। आयोग की जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चमारों का धंधा ठेके पर उठा दिए जाने से उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलेगी। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा कर दी यदि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है तो वे उसे संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन और बेगार मानेंगे। इसी तरीके से तीसरा जो आधार है न्यायिक सक्रियता का, शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। देखिए, न्यायिक सक्रियतावाद का एक रूप और प्रयोजन शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण है। संविधान और कानूनों के अंतर्गत उच्च कार्यपालिका अधिकारियों को कुछ संविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन संविवेकीय शक्तियों का औचित्य हो सकता है, लेकिन व्यवहार में देखा गया कि कार्यपालिका अपनी इन स्वविवेकी शक्तियों के आधार पर स्वेच्छाचारिता का मार्ग अपना लेती है। इस पृष्ठभूमि में न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि विवेकात्मक शक्तियों के अंतर्गत सरकार की कार्रवाई विवेक सम्मत होनी चाहिए तथा इस कार्रवाई को संपन्न करने के लिए जो कार्यविधि अपनाई जाए वह कार्यविधि भी विवेक सम्मत, उत्तम और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। देखिए, ये कुछ मान्यताएं थी न्यायिक सक्रियता की। उसके बाद हम आगे न्यायिक सक्रियता की कुछ आलोचनाएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जब न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका ने अपने लिए समस्त राज्य व्यवस्था में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली, तब न केवल न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति वरन स्वयं न्यायपालिका में तीखी आलोचना का विषय बनी। कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव बीपी मौर्य ने दिसंबर 96 में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा निर्धारित भूमिका का उल्लंघन कर कानून निर्माता बन रहा है।
वह कार्यपालिका और नौकरशाही को विविध प्रकार के आदेश निर्देश देते हुए व्यवस्थापिका के तीसरे सदन की भूमिका निभाने की चेष्टा कर रहा है। आलोचकों के अनुसार न्यायाधीशों का प्रचार पाने की भूख ने उन्हें न्यायिक सक्रियता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। न केवल बीपी मौर्य की श्रेणी में राजनीतिज्ञों वरन कुछ प्रमुख न्यायविदों और विधिवेताओं ने भी न्यायिक सक्रियता की आलोचना की है और उन्होंने कहा है, जैसे प्रसिद्ध विधिवेता नाना पाकलीवाला न्यायिक सक्रियता पर कड़ी आपत्ति प्रकट करते हुए इसे एक तरह की न्यायिक तानाशाही कहते हैं। न्यायमूर्ति HR खन्ना ने कहा कि न्यायालयों का मुख्य कार्य विवादों का अविलंब निपटारा करना है। न्यायालयों ने अपने इस कार्य पर ध्यान न देकर न्यायिक सक्रियता के रूप में जिस स्थिति को अपनाया है वह स्वेच्छाचारिता है। अहमद ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में अतिशयता को अपना लिया है और दो पूर्व न्यायाधीश JS वर्मा और BN खरे ने भी चेतावनी देते हुए कि न्यायपालिका स्वयं को उस जगह से ऊपर नहीं रख सकती जहां उसे संविधान ने रखा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई गैर निर्वाचित संस्था नीति निर्धारित निकाय का रूप नहीं ले सकती है। आलोचकों ने इस तरीके से इसकी आलोचना की है, लेकिन फिर भी न्यायिक सक्रियता के कुछ महत्व हैं। जैसे न्यायिक सक्रियता के प्रति की गई इन आलोचनाओं में सत्य के अंश होने के बावजूद ये तथ्य है कि न्यायिक सक्रियतावाद के संबंध में आज की स्थिति के लिए स्वयं न्यायपालिका उत्तरदायी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने परिस्थितियों से प्रेरित और बाध्य होकर ही न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपना लिया था और अपनाई हुई है। देखिए, यदि केंद्रीय और राज्य स्तर की विधायी और कार्यपालिका संस्थाएं अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनी रहती तो इन संस्थाओं ने संविधान के आदर्शों के प्रति आस्था और सार्वजनिक हित के प्रति संवेदनशीलता को अपना लिया होता। निष्कर्ष, संयम और संतुलन की आवश्यकता। देखिए, न्यायिक सक्रियतावाद के प्रसंग में दोनों ही पक्षों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है, जब विधायी संस्थाएं और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए तब न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपनाना आवश्यक हो जाता है। इस सदी के 90वें और अंतिम दशक में कुछ सीमा तक ये स्थिति पैदा हो गई थी और अब ये भी स्थिति बनी हुई है कि ऐसी स्थिति में शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाकर और राजव्यवस्था के विविध अंगों को सचेत कर न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा अंकित करने की आवश्यकता है जिससे न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दायित्व को न हत्या ले। न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रही है। न्यायपालिका के व्यापक अधिकार क्षेत्र का मतलब यह नहीं है कि विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों को अपने हाथ में ले। अतः हम ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश और सोली सोरेबाजी जैसे विधिवेता समय समय पर न्यायपालिका को ऐसा परामर्श दे चुके हैं। न्यायिक सक्रियता ने भारतीय राजव्यवस्था में उपयोगी भूमिका अदा की है, लेकिन न्यायिक सक्रियता की सीमाएं हैं। वस्तुतः न केवल न्यायपालिका वरन राजव्यवस्था के सभी अंगों और पदाधिकारियों को अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के साथ साथ सीमाओं को भी दृष्टि में रखना होगा। संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कानून और अन्य व्यवस्थाओं में मूलभूत सुधारों सहित समस्त व्यवस्था में मूल परिवर्तन किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद। इसके ऊपर आज हमने चर्चा की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।